अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं हमारे पास आपके लिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें हुई हैं, तूफ़ान आया है और इसके दौरान ख़वातीन, बच्चे समेत 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरबत में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और इसी दौरान घरों की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात पेश आए। तो यूँ जो बारिश है, जिसे हम कहते हैं अब्र रहमत है, वो जहमत बन गई। बारिशों से मुतअद्दिद ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। लकी मरबत का इलाका सराय नौरंग, वहाँ पर भी एक बच्चा जाँ बहक हुआ है, जबकि 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, और जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद जितने भी थे उनको सराय नौरंग अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया। फिर उसके बाद ज़िला भर के अस्पतालों में एमरजेंसी का नफाज हुआ। दूसरी जानिब ज़िला बनू की बात करते हैं, वहाँ पर एक बार फिर तेज़ बारिश हुई। तूफ़ान ने 8 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, घरों की दीवारें गिरी हैं, कुछ मकामात पर छतें उड़ गई हैं, इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और इन इलाकों में सोरानी, लकी, पका बिचक, होवे, चांदीमारी, बिरगे पंप और न्यू सब्जी मंडी, पीर खेल लकी के इलाके शामिल है, जहां पर ये मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं जो यूनान में पेश आया है। कश्ती हादसे पर आज पूरा मुल्क जो है वो यौम सोग मना रहा है। 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ मुतज़ाद इत्तलात अभी तक मिल रही हैं कि वो समंदर में डूबे हैं। वो जो कश्ती वहाँ पर डूबी है और उसमें जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो आगे चल के हम स्टोरीज में भी डिस्कस करेंगे। और फिर कलर कहार में भी एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। अभी नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। यूनान कश्ती हादसा, 300 पाकिस्तानी लापता होने का खदशा, आज यौम सोग। पंजाब में सियासी कशमकश, दुबई में निगरान वजीर आला पंजाब की जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा महंगा तरीन मुल्क बन गया, जिम्मेदार कौन? और लीची के हैरत अंगेज फवायद भी होंगे आज के शो का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो सियासी मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज़ हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को वार्निंग दी है और ये कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अगर फंड्स नहीं मिलते तो फिर वो ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा कुछ और था, बजट में कुछ और सामने आया, तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म उन लोगों से बात करें जो उनकी टीम में शामिल हैं, उनसे हिसाब लें जो वादे पूरे करने में इस वक्त रुकावट दिखाई दे रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल हल होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि इस स्टेटमेंट के साथ जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो पंजाब है उसमें भी सियासी कशमकश अब शुरू हो चुकी है। इसका वाज़ेह सबूत वो ये है, पेश करते हैं कि 3-4 रोज़ कबल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी अचानक दुबई रवाना हुए थे। मोहसिन नकवी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनकी अयादत की और साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी बातचीत की। अब देखना यह है कि आगे का जो मंजरनामा है वो क्या होता है। दूसरी जानिब अगर बात करें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद की है। कहा है कि बिलावल भुट्टो, आप कराची के शहरियों का मैंडेट हजम नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी गली कूचों और चौराहों में आपका पीछा करेगी। और साथ ही साथ सिराजुल हक ने 23 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का भी ऐलान किया। बिल्कुल, और अब हम देख रहे हैं कि नून लीग भी आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार हो चुकी है। पहले बार बार यही बात हो रही थी कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी एक्टिव है, आसिफ अली जरदारी एक्टिव हैं, उस तरह से नून लीग एक्टिव नहीं है। लेकिन शायद कुछ पसे पर्दा जो कॉन्टैक्ट्स थे वो हो रहे थे। नून लीग की जो मरकजी क़यादत है उनको भी लंदन तलब किया गया है, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज हैं, और एक हमारे लिए थोड़ा सा हैरानकुन है शायद खाकान अब्बासी भी अब लंदन रवाना हो रहे हैं, क्योंकि वो इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे एग्री करते कभी भी दिखाई नहीं दिए। तो अब वहाँ पर क्या बात होगी ये देखना बाकी है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रही हैं कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें एक शख्स की हिमायत कर रही हैं। फरागोगी के मजीद कारनामे भी सामने आ रहे हैं और अब गुजरांवाला में रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ जो नैब में बहुत सारे लोगों की जानिब से अब रुजू भी किया गया है। तो ये तमाम तर मामला चल रहे हैं, जो सियासी खींचातानी है वो जारी है। और बार बार जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था तमाम लोगों की जानिब से कि जो PDM में 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम नून है,
पीपल्स पार्टी है। अब देखना यह है कि कब तक इनका इत्तेहाद बरकरार रहता है, कब तक एक दूसरे के साथी बने रहते हैं। तो जो सियासी मंजरनामा है इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन जो एक अफसोसनाक वाकया बिल्कुल यूनान कश्ती हादसा, जैसा कि जिक्र किया हमने टॉप स्टोरी से पहले, यूनान कश्ती हादसे पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी इमारत पर कौमी परचम सरनिगो रहेगा। ये एक बहुत ही नाज़रीन एक अफसोसनाक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। कोई छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है। ख़वातीन, बच्चे भी हैं यूनान के समंदर में। ये आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर खौफनाक हादसे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लापता हुए, और मुसलसल इस हवाले से जो नई अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इस कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की तादाद 400 तक पहुँच सकती है। और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो सहाफ़ी है इंटरनेशनल, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स के रस्सी बांधने से ये कश्ती डूबी है, और कश्ती पर सवार जो पाकिस्तानी हैं उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर से बताया जा रहा है। और इस हादसे ने बहुत सारे सवालात भी पैदा कर दिए। बिल्कुल, लेकिन गुजरात, गुजरांवाला और जो दीगर अजला के नौजवान हैं वो भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। इस हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड की नाअहली के वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कश्ती को रस्से से बांधा गया था और साहिल की तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके दौरान ये कश्ती डूब गई। इसकी कुछ तस्वीर भी हमने फिर देखी थी सोशल मीडिया पर। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक समंदर से जिन 78 लोगों की लाशें निकाली गई हैं उनकी शनाख्त DNA के बगैर मुमकिन नहीं है, इसीलिए अभी तक उनकी शहरियत का तयन नहीं हो सका। और सफारत खाने की जानिब से अब लापता पाकिस्तानी शहरियों के वरसा से अपील की गई है कि लापता अफराद के वालिदैन या बच्चों की जो DNA रिपोर्ट हैं वो सफारत खाने को अरसाल की जाए, ताकि शनाख्त के ज़रिए लाशों की वापसी का बंदोबस्त किया जा सके। और एक और हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि जो कोस्ट गार्ड कश्ती को रस्से से बांध रहे थे और कश्ती उनके सामने डूबी, तो फिर ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि फिर इतने कम लोगों को क्यों बचाया गया। इस हादसे की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। बड़ा ही खौफनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और जिस तरह के दिल दहला देने वाली तस्वीर हमने देखी है, जिस तरह से वो कश्ती उलट रही है, तो तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचा जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और नौजवानों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। लम्हा फ़िक्री है कि अपनी जानों को किस तरीके से ख़तरे में डालकर बैरून मुल्क जाना ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। और पाकिस्तानियों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है जो कि इलीगली इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। हमने देखा था कि इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है। अगर हुकूमतों ने सही काम किया होता, इंसानी स्मगलर्स जो हैं आज़ाद, और मुआशी हालात अगर हमारे इस तरीके से ना होते, तो जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो इस तरीके से इलीगली ट्रेवल करने पर मजबूर नहीं होते। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक एक बात है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो भी सही काम करती। इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो किस तरह से इतने आज़ाद हैं और किस तरह से सारा नेटवर्क चल रहा है, और बगैर किसी भी इदारे के मुलव्विस हुए ये मुमकिन नहीं है। तो शायद इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की अब अशद ज़रूरत है। इतना बड़ा जो अफसोसनाक वाक़या हो गया, तो इंसानी स्मगलर जो हैं वो यूँ आज़ाद, और मुआशी हालात अगर इतने ख़राब ना होते तो शायद आज हमारे मुल्क के हालात भी मुख्तलिफ होते। और जो लोग ये मुल्क छोड़कर जा रहे थे, और ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है ये बहुत गलत है। पुलिस मौजूद है, बाकी दीगर इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, फिर भी इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो सरगर्म हैं। हम बारहा सुनते हैं कि मुजफ्फराबाद में इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो काम कर रहे हैं, सियालकोट में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं कोटली से साजिद अली चौधरी, वो हमें अपडेट करेंगे। साजिद बताइएगा, कोटली आज़ाद कश्मीर के भी बहुत सारे अफराद अभी तक लापता हैं, तो आपके पास इत्तलात हैं ऐसे अफराद की कितनी तादाद हो सकती है? जी साजिद, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? साजिद, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साजिद से भी रब्ता नहीं। अफसोसनाक कि नाज़रीन सिचुएशन आपके साथ शेयर करें। अगर एथेंस की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खाने की जो डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक 78 लोगों की लाशें निकाली गई हैं। DNA के बगैर ये शनाख्त वैसे मुमकिन नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात यह कि ये भी जो भी हादसा पेश आया है इसमें ख़वातीन और बच्चों की भी तादाद मौजूद है, और यही कहा जा रहा है कि जो नंबर है ये बढ़ने का हो सकता है। 300 का नंबर अभी बताया जा रहा है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये 400 तक
पहुंच सकता है। और ये बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम नेटवर्क्स पर जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में काम कर रहे हैं, और ये इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैं, और गवर्नमेंट को इस बारे में कोई नॉलेज ना होना ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इलीगली विद देयर फैमिलीज ट्रैवल कर रहे हैं और किसी को कानों कान इस हवाले से खबर नहीं हो रही है। बिल्कुल, और ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए भी कि जिस तरह से वाकया पेश आया उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि 10 ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये पहले क्यों नहीं ताने बाने जो है वो जुड़ना शुरू हो रहे हैं अभी, तो पहले ये काम क्यों नहीं हो सका? पहले अगर ये काम होता, बर वक्त एक्शन लिया जाता, इस तरह के लोगों के हवाले से जो सजाएं हैं उनको अगर सख्त कर दिया जाए तो शायद इस तरह के वाकयात कम हो जाएं। जिन 300 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनकी फैमिलीज पर अब क्या गुजर रही होगी। साजिद एक मरतबा फिर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी साजिद, बताइएगा क्या आपके पास डिटेल्स हैं, कितने अफराद हैं, कितनी तादाद, कितना नंबर अभी तक आपके पास पहुंचा है? जी अब तो इब्तदाई इत्तलात के साथ ये जिला के बात होने की इत्तलात है। इसके अलावा जो हमारी साथ में तकरीबन 300 से 250 के करीब नौजवान इस वक्त लीबिया के मुख्तलिफ मौजूद है। इसके बाद तो कश्तियां जाने से उन्होंने जला साजिद से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करें। साजिद, आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानियों की तादाद है वो 400 हो सकती है, और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी जो इंकशाफ कर रहे हैं वो भी शायद उसको भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जो यूनानी कोस्ट गार्ड वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस कश्ती को रस्से से बांधा है, और कोशिश ये की जा रही थी कि इसको किसी तरह से साहिल समंदर पर लेकर चले जाएं, लेकिन जो वहाँ पर फिर हादसा पेश आया तो यूनानी कोस्ट गार्ड की नाअहली के वाज़ेह सबूत भी मिल रहे हैं कि अगर वो वहाँ पर मौजूद थे और तब ये कश्ती डूबी है, फिर इतने कम लोगों को क्यों रेस्क्यू किया गया? पहले से इस हवाले से कोई इंतजाम वहाँ पर क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी इस हादसे से मुतालिक वायरल हुई हैं। पूरे मुल्क भर की जो आज फ़ज़ा है वो सोगवार है। आज यौम सोग मनाया जा रहा है। जो सरकारी इमारात हैं उन पर कौमी परचम भी सरनेगो रहेगा। बड़ा नंबर है, बड़ा हादसा पेश आया है, बड़ी तादाद में 300 के करीब। बनवारी एक छोटा फिगर नहीं है, छोटा नंबर नहीं है। बच्चे, ख़वातीन और पाकिस्तानियों का जो है वो नंबर बताया जा रहा है कि बढ़ सकता है, तादाद 400 तक पहुंच सकती है। मुसलसल इस वाक़े की, इस हादसे की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं, तो लम्हा बलम्हा हम आपको भी अपडेट कर रहे हैं। अगर बात की जाए बैनुल-अक़वामी मीडिया की तो वहाँ से भी मुसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहाँ से भी मुसलसल इंकशाफ सामने आ रहे हैं। मजीद बात मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फौजिया अंदलीब मौजूद हैं। फौजिया, आप बताइएगा क्या बताया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर से या मीरपुर से कितने स्पेसिफिकली इतने लोग थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है इसकी बात की जाए तो इसमें आज़ाद कश्मीर के जो है वो कमो बेश जो है 50 के करीब लोग शामिल थे, और इसमें कोटली की एक तहसील है खोईरट्टा, और वहाँ के जो है काफ़ी नौजवान इस कश्ती में शिकार थे, और इनमें से काफ़ी का पता नहीं चल रहा। और अगर बात की जाए वहाँ पे एक ही घर के जो है वो 5 नौजवान हैं, और उनके लवाहिकीन से जब बात हुई है तो वो कह रहे थे कि सिफारत खाने से बात करके जो है हमें जिस भी हाल में है हमारे बच्चे वो हम तक पहुँचाए जाए। और अगर बात की जाए ज़िला मीरपुर की, क्योंकि DIG और कमिश्नर जो है वो यहाँ बैठते हैं, तो इसकी बात की जाए तो DIG मीरपुर रीजन जो है डॉक्टर खालिद महमूद चौहान, उन्होंने जो है वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो नेटवर्क के खिलाफ है ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। और आपको बताऊं कि इस वक्त तक जो है 10 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है, और थाना खोईरट्टा में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ठीक है। अच्छा फौजिया, ये बताइएगा, क्योंकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट कर रही हैं और पूरे मामले की आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर नौजवानों का जाना, क्या ये सिलसिले का आगाज अभी रिसेंटली हुआ है या इससे पहले भी सूरत हाल इसी तरह से थी?
यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो है पहले भी इस तरह होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में रोजगार के भी बड़े मसाइल हैं और पैसे की हवस की वजह से जो लोग हैं ना, ये इंसानी जानों से भी खेलते हैं। तो इसमें ये भी बताऊं कि लापता जो होने वालों में एक जो एजेंट है उसका बेटा भी शामिल है और कमिश्नर शौकत जो है उनका यही कहना है कि हादसे का शिकार जो ये नौजवान 3-4 माह से अपने घरों से जो है बैरून मुल्क गए थे और हादसे का शिकार हुए और पाकिस्तान से जो है ये लीगल वीजा लेकर लीबिया तक गए और वहाँ गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके यूरोप गए। और हमारे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे एजेंट शामिल हैं जो पैसे की हवस के लिए लोगों की जानों से खेलते हैं और पहले भी ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। इसीलिए जो है DIT मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद महमूद ने जो है वो इसके खिलाफ जो है ना ग्रैंड ऑपरेशन किया है ताकि मजीद जो है किसी की जानों के खिलाफ ना खेला जा सके। और अगर लवाहिकीन से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनकी अभी शादी हुई है और उन्हें अपना जेवर बेच के अपने शोहर को भेजा है, किसी माँ ने अपने बेटे को भेजा है। तो बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो कर्ज उठा के बहुत सारा वो यहाँ से गए हैं। तो उनका तो यही कहना है कि हमारे बच्चों को जिस भी हाल में है, वो जिंदा हैं या नहीं जिंदा, उन्हें जो है वापस भेजा जाए हमारे घर। लेकिन फौजिया, ये इतने बड़े नेटवर्क्स हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि पाकिस्तानियों की जो एक बड़ी तादाद है जो यूके में भी मौजूद है, उनका ताल्लुक मीरपुर से है और पहले भी अगर ये नौजवान इसी वे से जा रहे थे तो तब ये इदारे कहाँ सोए हुए थे, FIA को क्यों नहीं पता था? जो भी ये नेटवर्क्स हैं, जो भी एजेंट्स हैं, आम लोगों की अगर इन तक रसाई है तो हमारी पुलिस की इन तक रसाई क्यों नहीं है? उन्हें क्यों नहीं पता कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, पुलिस से जब इस हवाले से बात की गई है इंतजामिया से तो उनका यही कहना था कि इससे पहले मतलब इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, छोटे मोटे ऐसे मामलात होते रहे कि हम जब उन पे हाथ डालते थे तो वो कोई ना कोई जो यहाँ बाहर जाते हैं उनके अपने कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाले निकल आते हैं और छुप छुपा के ऐसा काम करते हैं ताकि जो है यहाँ पे जैसे रोजगार नहीं है और वो समझते हैं कि ये शॉर्टकट वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें लवाहिकीन ये भी कह रहे हैं कि इंतजामिया को अलर्ट होना पड़ेगा और FIA के इदारे जो है वो भी अलर्ट हो और इस तरह के जितने भी अनासर हैं उन्हें ज़ोर-दकोब किया जाए, पकड़ा जाए ताकि मजीद जो है किसी के घर का चिराग जो है वो ऐसे बुझे ना। अच्छा फौजिया, बताइएगा एथेंस से जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ से जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं कि 78 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, DNA के बगैर तो इन तमाम अफराद की शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकती है। तो पाकिस्तान में राब्ता किया गया है मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ जहाँ से इन लोगों का अफराद का ताल्लुक है, या अभी तक इस हवाले से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया? इस हवाले से जो है वो वजारत खारजा के साथ भी राब्ते में है हमारी जो इंतजामिया है और उनका यही कहना है कि लोगों के लवाहिकीन के लिए जो DNA के टेस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं और जिसके ऑथेंटिक रिजल्ट हो तो इसके लिए भी वो कोशिशें कर रहे हैं और कह रहे थे कि मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम जरूर नियो के साथ जो है राब्ते में रहेंगे और शनाख्त का अमल जो है वो भी जारी है। तो इसमें एक बात ये भी है कि लोगों में जो है जब तक आगाही नहीं होगी कि सीधा तरीका भी है, अगर आप रोजगार के लिए जाते हैं तो वो अपनाया जाए ताकि इस तरह के हादसा जो हैं उनसे बचा भी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया अंदलीब, नुमाइंदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर, हमें अपडेट कर। भाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें पाकिस्तानियों की तादाद 300 के करीब अभी बताई जा रही है और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ भी सकती है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाजरीन, एक मरतबा फिर से बात करते हैं यूनान समंदर में जो हादसा पेश आया है, पाकिस्तानी अफराद जो बताए जा रहे हैं जिनका नंबर 300 के लगभग बताया जा रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। कौन इसके पीछे लोग हैं जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं, यही मुसलसल बात हो रही है कि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हम इस तरह के हादसा, इस तरह के वाक़यात से
में महफूज रह सकें। ये 300 अफराद नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए 300 फैमिलीज हैं, 300 खानदान हैं जो कि इस हादसे से गुजरे हैं। तो और सफारत खाना ने लापता पाकिस्तानी शहरियों के वरसा से भी ये अपील की है कि जो लापता अफराद हैं उनके वालिदैन या जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी DNA रिपोर्ट सफारत खाने को अरसाल की जाएं, क्योंकि जो भी अभी लाशें हैं मिल रही हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं। तो शनाख्त के अमल से भी प्रोसीजर है पूरा, ये भी बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि DNA इतने दिन तक अब लाशों को रखना, बॉडीज को रखना, उनकी शनाख्त का अमल होना, ये फैमिलीज के लिए भी एक तकलीफ की अमल है। और ये प्रोसीजर कैसे होगा, ये इस पर वक्त भी दरकार होगा। बिल्कुल, इस तमाम मामले पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मौक़िफ़ भी लिया जाए किसी भी इदारे की जानिब से कि जो इदारे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तमाम तर वाक़े से पहले बनती थी, इस वाक़े के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पुलिस भी एक्टिव है, तमाम इदारे एक्टिव हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और बहुत से लोगों को इस हवाले से अरेस्ट भी किया जा रहा है। उन तमाम फैमिलीज से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और तहकीकात की जा रही हैं कि किन एजेंट्स के थ्रू ये तमाम लोग इन बैरून ममालिक पे सफ़र कर रहे थे और जो ये सफ़र का तरीक़ाकार था वो वाकई में बहुत गलत था। सोग की फ़ज़ा है पूरे मुल्क में, कौमी परचम सरनिगो है, पूरी कौम आज यौम सोग मना रही है। एक बहुत ही नाज़रीन दिल दहला देने वाला ये अफसोसनाक वाक़या ये सामने आया है। यूनान के समंदर में 300 फैमिलीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड की जो नाअहली है उसके वाज़े सबूत है। इन्वेस्टिगेट ये पूरा मामला ऑब्वियसली हो रहा है। बात करेंगे एडिशनल DG FIA नॉर्थ राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कोटली आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे अफराद अभी तक लापता है, क्या आप कहेंगे कि हम मुनासिब इक़दाम उठाने के लिए क्या किसी हादसे के मुंतज़िर होते हैं, हालांकि जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं? थैंक यू जी। डेफिनेटली ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गया है। हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखते हैं और इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी हमने जो अक्यूज थे वो गिरफ्तार किया और इसमें भी वैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि हमारा लिंक ऑफिस है बीच में FIA का, उसके जरिए से हमारी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो फौरी तौर पर हुआ और उसकी बुनियाद पर हमने जो इसमें 3 मेन ट्रैफिकर थे, ह्यूमन स्मगलर थे, उनको गिरफ्तार किया। इसी तरह एजेंट पुलिस ने भी गिरफ्तार किए हुए हैं और इनके जरिए से फिर मजीद मालूमात भी इकट्ठी की जा रही हैं ताकि जो इनके सब एजेंट्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। ये बेसिकली प्राइमरीली एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है और ये क्योंकि अब ये वाला जो रूट है ये बहुत ही डेंजरस और लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन वाला होता है जो कि लीबिया वाला है। तो इससे अभी हम जो ट्रांसनेशनल क्रैकडाउन है उसमें भी हम लगे हुए हैं और उसके लिए जो ग्रीस और स्पेन में हमारे लिंक ऑफिसर्स हैं वो जो अथॉरिटीज हैं लोकल उनके साथ राब्ते में हैं ताकि जो वहाँ पर इनके साथी बैठे हुए हैं इस रैकेट के उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और इस नेटवर्क को ब्रेक किया जा सके। ठीक है जब्बार साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से हम बहुत अरसे बाद इस तरह से सुन रहे हैं कि लोग अब लीबिया के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ताने बाने तो कहीं ना कहीं से मिलते हैं। इदारों को शायद इतनी इन्फॉर्मेशन तो होती ही है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान को जो मुल्क से बाहर भेजने का काम इंसानी स्मगलर्स कर रहे हैं, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं, ये नाकाबिले गिरफ्त क्यों हैं? क्योंकि आम लोगों तक अगर इनकी रसाई है 300 से 400 बंदा एक टर्न में अगर गया है और अभी भी यही इत्तलात है कि लीबिया में अभी भी बहुत पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने आगे मूव करना है, तो आप समझते हैं कि बेस पॉइंट को पकड़ने की जरूरत है कि लीबिया इतना पाकिस्तानी जा क्यों रहा है? इस वक्त जो ये वाला क्राइम है इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि वैलिड वीजे पे ये लोग ट्रैवल करते हैं दुबई और या डायरेक्ट लीबिया और वो वीजा ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो लास्ट ईयर हमने तकरीबन 19,000 लोग जो है वो ऑफलोड किए, उनको ऑन बोर्ड नहीं होने दिया, ऑन प्रोफाइलिंग के इनकी जो डेस्टिनेशन है उसके साथ इनका कनेक्शन बन नहीं रहा। फॉर एग्जांपल वैलिड वीजा है लेकिन दुबई से फिर वो आगे जाना चाहता है लीबिया या इजिप्ट,
टूरिज्म के लिए, जबकि टूरिज्म की ऐसी एक्टिविटी उस वक्त उस दौर में या उस टाइम पे कोई ऐसी चल नहीं होती और ना उसका प्रोफाइल तो ऐसा होता है कि वो टूरिज्म के लिए जा रहा हो, तो हम उसको प्रिएम्प्टिवली ऑफलोड करते हैं। 19,000 के करीब लास्ट ईयर ऑफलोड किए, लेकिन स्टिल डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनका जो अपनी प्रोफाइलिंग के हिसाब से चीजें पूरी कर लेते हैं और वो आगे जाकर इन ह्यूमन स्मगलर्स का शिकार बन जाते हैं। और ये एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है, इसमें डेफिनेटली फैमिली का भी एक किस्म की कॉन्सेंट शामिल होती है। लेकिन अभी मेरी आपके चैनल से दरखास्त है तमाम विक्टिम फैमिली से, हमारी हमदर्दियां, हमारी तमाम एफर्ट्स उनके लिए हाजिर हैं, वो आगे आए, इसको रिपोर्ट करें और हमारे विटनेस बने। किसी भी सूरत हम किसी भी विक्टिम फैमिली को या किसी इंटेंडेड माइग्रेंट को अपने किसी भी FIR में एक्यूज या मुल्ज़म नहीं बनाएंगे। वो हमारे विटनेस हैं, उनको वही विटनेस प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। और इन द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी एक सख्त किस्म की डायरेक्शन दी है कि इन तमाम पे प्रीएम्प्टिवली क्रैकडाउन किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इन पे जो सेक्शंस लगेंगे वो भी एग्रेवेटेड क्राइम पे लगेंगे, जिसमें कि बहुत सारी इंसानी जानें चली गई हैं। तो लिहाजा अगर ये हमारे विटनेस बने और हमारे साथ चलें तो इनको यकीनन सजा मिलेगी और इनकी सजा का होना ही इस क्राइम को रोक सकता है। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, अभी यही डिटेल सामने आ रही हैं, इत्तलात हैं कि लीबिया में अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तानियों का जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अभी आगे ट्रेवल करवाना है इलीगली और उनके साथ राब्ते में मौजूद हैं उस तरह के एजेंट्स। तो अब इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई वाकया ना हो या इस वाकये की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, या अगर किसी ने FIA से राब्ता करना हो उसका क्या प्रोसीजर है? जी, FIA के जो ऑफिसेज हैं और इसी तरह से जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी फोकल पर्सन और टास्क ग्रुप कर दिया गया है अपॉइंट। और जो हमारा लाहौर ऑफिस है, जो हमारा फैसलाबाद ऑफिस है, गुजरात ऑफिस है, गुजरांवाला ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है, इस तरह से कराची ऑफिस और कोयटा ऑफिस, उन सब में हॉटलाइन भी हैं और उनमें जो नंबर्स हैं वो शेयर कर लिए गए हैं सोशल मीडिया पे भी। तो कोई भी शख्स जिसका कोई प्यारा इस वक्त लीबिया में या इजिप्ट में मौजूद है, अगर वो हमसे राब्ता करे तो हम हर सूरत में उसकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको वहां से वापस ला सकें, ना कि उसको मौत के मुंह में धकेला जाए। ठीक है जब्बार साहब, इसके अलावा देख रहे हैं कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो FIA के अपने मुलाजमीन हैं वो भी इस काम में शामिल हैं और ये भी कुछ गलत तो नहीं हो सकता। जो काली भेड़े हैं वो हर इदारे में मौजूद हैं, आपको लगता है उनकी भी निशानदेही की ज़रूरी है? कुछ इस तरह के एक्शंस आप ले रहे हैं या कुछ इस तरह के नाम सामने आए हैं अभी तक? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो भी काली भेड़ होगी इस महकमे में, उसका जैसे ही पता लगेगा या पता लगा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ FIR हुई हैं और उनको महकमे से भी निकाला गया है। अभी भी मेरी दरख्वास्त है इन शहरियों से जिनके प्यारे या सफर कर रहे हैं या खुदा न खास्ता इस इंसिडेंट में किसी तरह से अपनी जान गंवा बैठे हैं, वो प्लीज आगे आएं और हमें बताएं, इन फुल कॉन्फिडेंस बताएं, एट द हाईएस्ट लेवल बताएं। और हम सब जो है अवेलेबल हैं, फोन पे भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, वो आए बताएं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिशनल DG FIA नॉर्थ बार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा वेलकम बैक। और अब एक और हादसे की बात करेंगे, एक और लापरवाही की जिसके नतीजे में 18 अफराद जान से चले गए हैं। मुसाफिर बस को 2 रोज़ कबल पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे की CCTV फुटेज जो इस वक्त हम नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बहुत सारे सवालात हैं इस फुटेज को देखकर कि किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और इस हादसे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, 12 अफराद के हलाक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं, 2 बच्चे भी शामिल हैं। और ये हादसा रावलपिंडी से झंग जाने वाली मुसाफिर कोच को पेश आया, जिसमें मोटरवे हुकाम के मुताबिक अमले समेत 32 से ज़्यादा अफराद इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल। और अनवार, ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर हमने देखी है, ये वायरल हुई है। नहायत ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला ये एक्सीडेंट हुआ है। ये मुसाफिर बस मोटरवे पर सॉल्ट रेंज के मकाम पर हफ्ते की दोपहर 3:16 पर हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में
5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे, जिनमें बस का ड्राइवर भी शामिल था। मोटरवे के इस हिस्से में पहाड़ी मोड़ पर ओवर स्पीडिंग के बाइस गाड़ी बेकाबू हुई और ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक भी ना काम कर सकी। गाड़ी बेबस होकर रोड के दूसरी जानिब अदर साइड पे हमने जिस तरह के फुटेज में देख सकते हैं कि वो जा गिरी है। फिर बस हादसे का शिकार होने के बाद जो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही थी उससे जा टकराई है। ताहम जो मौजाना तौर पर उस कार का मुसाफिर है वो मामूली जख्मी हुआ। इनिशियली हम वो इस वीडियो में भी बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ और वो गाड़ी बस के मुकाबले में हमारी एक छोटी गाड़ी थी और उसका जो ड्राइवर था वो महफूज रहा, इसमें सेफ रहे हैं। और ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि पाकिस्तान ट्रैफिक हादसात में अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में सालाना 35 से 40 हज़ार अफराद ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं और हमेशा के लिए जो माजूर हो जाने वाले अफराद हैं उनकी तादाद लाखों में बताई जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क को भी सालाना अरबों रुपए का मुआशी नुकसान इसके अलावा होता है। तो सिर्फ अगर हम सूबा पंजाब की बात करें तो सड़कों पर रोजाना और औसतन 750 ट्रैफिक के हादसात होते हैं। और ये जो हादसात अब हम देख रहे हैं जो मोटरवे पर होते हैं या जीटी रोड पर होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ड्राइवर्स आपस में रेस लगाते भी हमने देखा, बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। और कुछ ड्राइवर्स पर जो प्रेशर होता है वो उनकी कंपनी की तरफ से होता है कि उन्हें वक्तन पहुंचना है, टाइमली पहुंचना है। इससे पहले हमने ये भी वाकया देखे हैं कि ड्राइवर को ऊंघ आ गई और उसकी वजह से हादसा रूनुमा हो गया। तो ड्राइवर की रेस लगी हुई है, जो फिटनेस है या जो उसकी नींद है या जो ये रेस्ट है, जो भी कंपनी है जिसके थ्रू बसेस चल रही हैं, आई थिंक ये उस कंपनी उस इदारे का भी फर्ज बनता है कि वो अपने ड्राइवर्स की सेहत या उनकी जो रेस्ट है, उनका जो स्केड्यूल है, उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए। क्योंकि जो इंसानी जान है नाजरीन वो बहुत ही कीमती है और किस तरह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तो बहरहाल इन जो हादसा हैं उनकी वजूहात का तायुन करना चाहिए कि गाड़ी किस तरीके से हादसे का शिकार हुई, ड्राइवर की उसमें नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, और इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मोटरवे पर भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरवे इंतजामिया की भी जिम्मेदारी इस हवाले से बनती है कि उन्हीं गाड़ियों को अलाउ किया जाए जिनकी मेंटेनेंस है, जिनकी जो उनकी जो फिटनेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये शायद इन चीज़ों को भी चेक करने की ज़रूरत है। और जो ये रेसिंग का मरला है, ये हम एक वीडियो भी देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सी वीडियोस ये जो बसेस के ड्राइवर्स हैं ये रेस लगाते हुए बहुत बार हमें दिखाई देते हैं। हादसा पेश आया, अगर हम सॉल्ट रेंज कलर का हार की बात करें तो ये बड़ा ट्रिकी एरिया है। अब जो बस का ड्राइवर है वो एक लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर है जो कि बस को लेकर जा रहा है ऑब्वियसली, तो किस तरीके से गाड़ी की ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, इस तरह के हादसा से बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्पीड जो है नाजरीन, अगर आप स्पेशली अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो स्पीड लिमिट का बार बार मोटरवे की जब हम जगह क्रॉस करते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि जो स्पीड लिमिट है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही विटनेस किया गया है कि अक्सर ओवर स्पीडिंग हो रही होती है, रेसिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। बिल्कुल। और हालिया बस हादसे का जो मुकदमा है वो फौजशुदा ड्राइवर और बस इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया। सवाल ये है कि अगर ये गाड़ी दुरुस्त नहीं थी फिर मोटरवे पर कैसे आई? क्या गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट दुरुस्त था? ड्राइवर की ज़हनी हालत ठीक थी? इतनी खतरनाक जगह पर ड्राइवर का यूं तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करना भी कहाँ की दानिशमंदी है? तो मोटरवे जो इंतजामिया है, मोटरवे पुलिस है, उनको भी इस हवाले से जो सख्त इंतजामात है सब करने की जरूरत है। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक इन नेओ पाकिस्तान। तो कुछ बात करते हैं मुल्की मुआशी हालात की नाजरीन। तो FPR ने गुज़श्ता 11 माह में 11,61,000 नए टैक्स दहिंदगान का इजाफा किया जो कि खुश आइंद है। ताहम ये बात भी मलूज़े हाथ रखनी चाहिए कि इस वक्त खरबों रुपए मालियत का सरमाया ऐसा है जो कि लोगों ने पोशीदा रखा हुआ है। और एक रिसर्च इदारे की रिपोर्ट सामने आई है, आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि मुल्क में सिर्फ रियल स्टेट, चाय, अद्वियात, टायर और जो लुब्रिकेंट्स के जो शोबे हैं उसमें सालाना 9 खरब 56 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है और इस पर काबू पाने के लिए सख्त इकदामात करने होंगे। बिल्कुल। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टैक्स चोर नेशन बन चुके हैं। कोशिश तो ये की जाती है कि टैक्स ना दें, तो दूसरी जानिब हमें महंगाई ने जकड़ रखा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने दुनिया में महंगाई के हवाले से सर फहरिस्त ममालिक के नाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की शरह के हवाले से इस वक्त दुनिया में 6ठे नंबर पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% के करीब पहुंच चुकी है, जो कि दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। और इस कमर तोड़ महंगाई के बायस इलाज मुआवजे की अगर हम बात करें, तालीमी खराजात बढ़ते जा रहे हैं,
गैर मामूली तौर पर ये जो इजाफा है, इससे गरीब और दरमियाने तबके की पहुंच से बहुत सी चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। तो ये तो हैं वो हालात, और उधर IMF मुआहदे के मुतालिक अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मुआहदा होगा नहीं होगा, और अगर ये मुआहदा ना हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी टीम है इस वक्त वो तो यही बात कर रही है कि फिर हमारे पास प्लान बी मौजूद है। तो पाकिस्तान ने इस साल भी बड़े पैमाने पर कर्जों की किस्तें अदा करनी हैं, वो कैसे होंगी? ज़र मुबादा के ज़खायर $4 अरब की कम तरीन सतह पर मौजूद हैं, उसको किस तरह से टैकल करेंगे? अमेरिका ने दरामद पर मुश्तमिल पाकिस्तान की मुआशी हालत पर खतरे का इजहार भी अब कर दिया। बिल्कुल, पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इन कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। महंगाई की शरह की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर आ रहा है। एक तो मुझे इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि जो महंगाई है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है। अगर हम गुज़श्ता चंद सालों का ही जायजा ले लें तो पाकिस्तान जनूबी एशिया के सस्ते तरीन ममालिक में शुमार इसका होता था। अब ऐसा क्या हो गया? बदकिस्मती से पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया और बैरूनी अशराफिया इनके दरमियान एक गठजोड़ हुआ है, ताकि पाकिस्तान के जो जौहरी क़ुव्वत है आलम इस्लाम की पहली आबादी के लिहाज से बड़ा 5वां बड़ा मुल्क है और उसकी महल वक़ू इंतहाई शानदार है, तो उस पर उनकी बुरी नज़रें हैं। तो अब वो इस मुल्क को, उसके जौहरी असासों को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं, और उसका एक आसान तरीका ये होता है कि अवाम और हुकूमत में एतमाद का संगीन बहरान पैदा कर दी जाए। गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ताकतवर तबके मज़े करते रहें, दौलत के अंबार इकट्ठे करते रहें, हुकूमत टैक्स चोरी की हौसला अफजाई करती रहे। हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, एक इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा। शाहाना अखराजात होते रहें, बैरूनी दौरे होते रहें और काबीना का साइज बढ़ता चला जाए, तो आम आदमी फिर ये सोचता है कि मेरे लिए इस मुल्क में क्या है। तो वो मायूसी, वो बदली जो है वो बड़ा खतरनाक है, हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बदकिस्मती से हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं आप महंगाई जिस तरह से, जिस बुरे तरीके से सफ़ेदपोश आदमी को मुतासिर कर रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें कमी भी सामने आई है। तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? महंगाई को कंट्रोल करने का अब जो हुकूमत के पास कोई प्लान है या इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो वाज़ेह है कि अभी आपने जैसे 38% की बात की, ये मेरे ख्याल से ऊंची तरीन शरह है। अब ये सिर्फ नीचे ही जाएगी, लेकिन नीचे जरूर जाएगी, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि इतनी नीचे चली जाएगी कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिले, तो शायद ऐसा नहीं होगा। अब ये शायद 21-22% औसत चली जाए, जो इस वक्त 28% है पूरे साल का, लेकिन खुदे के मुल्कों के मुकाबले में ये 3 गुना ज़्यादा रहेगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आपकी मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी तो गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, आवाम, और चूँकि फ़ीकस आमदनी गिर रही है तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होगी। फिर हमारे रुपए की कदर गिर रही है, तो उसकी वजह से तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें और पेट्रोल और दूसरी बिजली, ये चीज़ें भी महंगी होंगी। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की बरामदात पर और पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर शाहिद साहब, ये भी बताइएगा, IMF के मुआहदे की हम मुसलसल बात करते हैं एवरी शो, तो ये मुआहदा अगर नहीं होता, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिन क्राइसिस का हम तस्करा करते हैं, क्या हल है, क्या सूरत हाल होगी, थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिएगा। देखिए, सबसे अहम नुक्ता यही है जो आपने उठाया है। ये तो अब वाज़ेह है कि 30 जून को ये प्रोग्राम है मुकम्मल नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें एक किस्म मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। इससे कतई नज़र ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगले माली साल में पाकिस्तान IMF के पास जाएगा और बड़ी रकम का कर्जा की दरख्वास्त करेगा, जो 3 साल से ज़्यादा की मुद्दत का होगा। मगर इसमें 2 अहम तरीन सवाल है, बहुत अहम सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये दरख्वास्त हम कब करेंगे, इसलिए कि 12 अगस्त 2023 को तो हमारी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है जी। अगर ये तहरीर हो जाती है और फिर बाद में केयर टेकर्स आते हैं, तो इसका मतलब ये कि दिसंबर 2023 से पहले तो आप IMF से दरख्वास्त कर ही नहीं सकते, नई हुकूमत आएगी। और अगर आप दिसंबर में करते हैं 2023 में, तो वो भी 3-4 महीने तो लेंगे। तो क्या हम मार्च 2024 तक बगैर IMF की किस्त के गुजारा कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरा सवाल असल है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक। अगर IMF से कर्जे हमें मिल जाते हैं अगले माली साल में, दोस्त ममालिक से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, आलमी बैंक भी दे देता है, तो जो पाकिस्तान को अदायगियाँ करनी हैं, क्या वो कर सकेगा या मुश्किलात बरकरार रहेंगी? उसका जवाब है कि मुश्किलात बरकरार रहेंगी। तो फिर हम अमेरिका के पास जाएंगे।
और उससे मदद के तालिब होंगे कि जी आप हमारी मदद करें, उसकी सियासी कुव्वत जो है वो बहुत ज्यादा होगी। हमारे पाकिस्तान में अब जो बदकिस्मती की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था कि आपको मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमारे खुद साबिक सदर और लोग जो है सियासतदान कहते रहे कि हम डिफॉल्ट करेंगे। अब एक तहरीक शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ऐसे अनासिर सरगर्म अमल हो गए हैं जो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुद डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दे। बड़े पैमाने पर ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जो है जो पॉलिसियां होंगी उससे जो पाकिस्तान की खतरात होंगे उससे कतई नजर ताकतवर तबके खूब दौलत कमाएंगे जैसे माजी में होता रहा, और अवाम को कुचला जाएगा, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा और एहसास महरूमी बढ़ेगा, खासतौर से 2 सूबों में जहां दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं। और यही इस्तेमारी ताकतों का मकसद है और यही पाकिस्तान के जो अनासिर सरगर्म अमल हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर किसी डिफॉल्ट करके आपको रास्ता नहीं बचा, वो उसका सोचना है कि अगर खुदा न हंसता ये किया तो हमारी सलामती को कितने खतरात होंगे। और क्या डिफॉल्ट किए बगैर आज ये मुमकिन नहीं है कि आज हम IMF का कर्जा जब भी लें जरूर लें, मगर इंतखाबात से पहले अगर इलेक्शन से हम इस्लाहात कर लें तो भारत में एक जुमला सिर्फ मैं बता रहा हूँ, भारत ने 1994 में उसकी मईशत तबाह थी, उसने IMF से कर्जा लिया, इस्लाहात की और वक्त से पहले प्रोग्राम से बाहर आ गया और बड़ी कुव्वत बन गया। तो हम ये ऑप्शन क्यों नहीं सोच रहे, हम डिफॉल्ट की बात क्यों कर रहे हैं? ये है खुदकशी। ठीक है डॉक्टर साहब, IMF मालियाती मसाइल से हटकर अब सियासी मामलात की भी निगरानी कर रहा है और हम देख रहे हैं बिलखुसूस ये पाकिस्तान के सिनेरियो में ही हो रहा है, पाकिस्तान के मामले में ही खासतौर पर ऐसे नजर आ रहा है। तो IMF हमें सियासी मामलात में भी डिक्टेट कर सकता है? मेरे ख्याल से जितने हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, इतनी सियासी मुदाखलत नहीं कर रहा है। मैं बल्कि जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, असल में खेल जो हो रहा है वो हमें माशी मुश्किलात में इतना ज्यादा टल रहा है कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन उसकी वजह मैं बताऊँ, अभी जो आखिरी बयान आया है उस पर आप गौर करें। आखिरी बयान उनका क्या है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह करे, टैक्स धनगान का दायरा वसी करे, जो सब कहते हैं मगर करता कोई नहीं है। तो ये तो मुतालबा उन्होंने कर दिया। फिर वो ये कहते हैं आप ताकतवर तबकों को मराहत ना दें और उसके बदले जो है तरक्याती अखराजात जो है बढ़ाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकूम करें। फिर वो कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात करें ताकि बिजली गैस के नर्ख न बढ़ाने पड़े। चौथा वो ये कहते हैं, ये चाहते नहीं है लेकिन कहते हैं कि आप टैक्स एमनेस्टी जो आप दे रहे हैं, जो आप सरमाए के फरार को एनकरेज कर रहे हैं कि जी 3 करोड़ तक कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तीनों बातें तो पाकिस्तानी कौम कहती है, तमाम पार्टियां कहती हैं, सबके मंशूर में है। तो मकसद उनका कुछ भी हो, लेकिन वो इतनी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो माशी हैं। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा है कि हम आपके सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान को नहीं कहा है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इनकोशन थे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे ASF एयरपोर्ट्स पर जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाली फोर्स होती है, अक्सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो कि एयरपोर्ट पर बहुत सारे मामलात की जिम्मेदार भी होती है। तो ASF की ड्यूटी है कि वो मुसाफिरों से तफ्तीश करे, मगर वहीं उनको अपने रवैये का भी खास ख्याल रखना होता है। अब कराची एयरपोर्ट पर एक वाकया हुआ है जहां पर मुसाफिरों से बदसलूकी के जो वाकयात हैं उनमें बेहद हम इजाफा देख रहे हैं। बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकारों की जानिब से बदसलूकी का एक और वाकया सामने आया है और ये वाकया कराची एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज में पेश आया, जहां बैनुल-अक़वामी परवाज से रवाना होने वाले मुसाफिर के सामान में सी फूड मौजूद थे। ASF एहलकारों की जानिब से सी फूड की मिकदार ज़्यादा होने पर उनसे पूछताछ की गई है। ये मामला फिर तल्ख कलामी तक जा पहुंचा, बहस मुबाहिसा वहाँ पर शुरू हो गया और इसके दौरान मज़कूरा मुसाफिर की परवाज़ भी निकल गई। तो बाद कस्टम हुकाम ने मुसाफिर को बिठा लिया, उसे 8,000 रुपये जुर्माने के बाद इस पर फिर उसकी खलासी हुई है। तो ये भी एक अफसोसनाक वाक़या ही है कि अगर एक मुसाफिर की फ़्लाइट इस तरह से मिस हो जाती है, उसको गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसका इस तरह से नुकसान होता है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। काशिफ, बताएगा कराची एयरपोर्ट पर ASF की तरफ से जो मुसाफिर के साथ ये मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़या पेश आया है, उनकी फ़्लाइट भी मिस हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, ये तो वाकया हो गया गुज़श्ता रोज का, यानी एक मुसाफिर के साथ जो आप बात कर रहे हैं ये वाकया पेश आया। लेकिन आज का वाकया ज्यादा हैरानकुन है। यानी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची एयरपोर्ट पे कस्टम हुकाम और ASF हुकाम आमने सामने खड़े हो गए हैं। गुज़श्ता रोज तो जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो एक मुसाफिर को उसके बाद सी फूड की मिकदार ज्यादा निकली, उस सी फूड मिकदार ज्यादा निकलने पर उसको रोका गया, दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और वो तल्ख कलामी के बाद सूरत ये हुई कि उसको जो है वो जो जिस तरह का सलूक
सलूक किया गया किसी मुजरिम के साथ किया जाता है। ASF का काम जो है वो मुसाफिरों से सामान की तलाशी लेना और कोई गैर ममनुआ सामान निकले तो करना है, बाकी सारा कमान कस्टम का है। यहाँ पर गुज़श्ता रोज जो है, सिर्फ गुज़श्ता रोज नहीं बल्कि इसके हवाले से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऑन दी फ्लोर सारी सूरतें बताई है कि एयरपोर्ट पर क्या होता रहा है। आज के वाकये की तरफ आते हैं कि आज का वाकया ये है कि आज के वाकये में कस्टम हुकाम का वो अफसर जिसने गुज़श्ता रोज तहरीरी तौर पर शिकायत दी थी, रिपोर्ट जमा कराई थी, उसको ASF हुकाम ने एयरपोर्ट पे अंदर जाने से मना कर दिया। 8 बजे से लेकर जो है वो अब तक कस्टम हुकाम जो है वो एयरपोर्ट के जो इंटरनेशनल डिपार्चर है उसके बाहर खड़े हुए हैं। यानी कि आप ये सोचें कि एक पूरी जो कस्टम हुकाम के जो तमाम एहलकार है वो काम छोड़कर जो ASF हुकाम है उनका इस बारे में कोई मौकफ सामने आया है? आज के वाकये के बारे में तो अभी तक कोई मौकफ सामने नहीं आया। गुज़श्ता रोज भी 4 घंटे बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अभी सूरत-ए-हाल ये है कि जो अगर आप एयरपोर्ट पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल देखें तो ASF हुकाम ने जो गुज़श्ता रोज जिस ऑफिसर ने ये रिपोर्ट जमा कराई थी उसका ना सिर्फ पहले के पास जो है वो कस्टम वालों के जो जराए हैं वो बताते हैं कि वो पास मनसूख करने की बात की है, उसको एयरपोर्ट पर जाने पर अंदर जाने से रोका है, जिसके बाद कस्टम के तमाम ऑफिसर जो है वो अपना काम छोड़कर बाहर आ गए। तो आप अंदाजा ये लगाएं कि गुज़श्ता तकरीबन 2.25 घंटे होने वाले हैं कि जो मुसाफिर इंटरनेशनल डिपार्चर से जा रहे हैं उनका कस्टम ही नहीं हुआ, यानी बगैर कस्टम के वो लोग जा रहे हैं। यानी दो जो इदारे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और एयरपोर्ट पर, और इस पर हुकाम जो है वो बिल्कुल खामोशी करके बैठे हैं। गुज़श्ता रोज के वाकये में भी जो मुसाफिर था उसने एयरपोर्ट थाने पर अपनी दरखास्त जमा कराई है मुकदमे के लिए, उसके बाद ASF की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी हुई है। लेकिन आज का वाकया तो और हैरान कुन है कि कस्टम आमने सामने खड़े हुए हैं, कस्टम ने काम बंद कर दिया है कराची एयरपोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, कराची कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचेस पाकिस्तान और उसके अलावा कुछ मुल्क से बाहर, तो पाकिस्तानी टूर्नामेंट का बायकॉट करेगा या फिर इंडिया, और ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं जो कि पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया पर ताहाल गर्दिश कर रही हैं। और फिर बिलाखिर एशिया कप के इनेकाद का फैसला हो गया जिसके तहत 4 मैचेस पाकिस्तान और बाकी मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो बातें हैं वो बाकी हैं क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के राइट्स भी मिल चुके हैं और एशिया कप मुनक्किद होने के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ शराइत भी होंगी, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आगे चलकर चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसले होने हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भारत की हठधर्मी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हर खेल को मुतासर कर रहा है। भारतीय वीज़े के इजरा में ताख़ीर हुई जिसके बायस जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम है उनकी जो शेड्यूल्ड फ़्लाइट थी वो उन्हें मिस करनी पड़ी है। पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम को इंडिया में साफ चैम्पियनशिप में शिरकत करना है। साफ फुटबॉल चैम्पियनशिप 21 जून से 4 जुलाई तक बेंगलोर में होनी है। तो दूसरी जानिब जावेद मियादाद भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो फिर मैं तो भारत जाने के लिए बिल्कुल भी हाँ ना जावेद मियादाद की बहरहाल स्टेटमेंट है सामने आई है। और जब तक भारत खेलने के लिए हमारे पास नहीं आता तो पाकिस्तान को भी नहीं वहां जाना चाहिए, यही उनका कहना है। बहरहाल पूरे मामले पर क्रिकेट के हवाले से भी और जो फुटबॉल का मामला इस पर भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल पाकिस्तानी जो फुटबॉल की टीम है उसको अनवार कल रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि संडे का भी दिन था और वीजा प्रोसेस जो था वो संडे को नहीं होता। परसों ये मैच है तो अब आज का दिन मौजूद है, देखते हैं कि आज जो है वो क्या इस पर होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद उवैस। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। साफ फुटबॉल भारत ने जारी नहीं किए, अगेन कोई नई बात तो इसमें है नहीं। तो क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी भारत अब पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है। अब देखिए, तो आपको पता है कोई नई चीज़ तो है नहीं। अगर चाहे वो क्रिकेट की बात करें, आपको पता है जैसे आप अभी इंट्रो में भी कह रहे थे कि चाहे वो एशिया कप को लेके आप बात करें, आपको पता है बहुत सारी हर्डल्स यहाँ पर लगाई गई। पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बात करें, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के हेड तो अवेलेबल नहीं थे। IPL के फाइनल के दिन अफगानिस्तान वगैरह वाले मामला अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको आई डोंट नो किस किस्म की ब्लैकमेलिंग की गई और बाद में उन्होंने भी बयान जारी किया जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हाइब्रिड मॉडल हम लोग तस्लीम नहीं करते। लेकिन एक स्टांस बड़ा जबरदस्त था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि रिजिड स्टांस उनसे कि अगर आप लोग यहाँ पर खेलने नहीं आते तो सॉरी, हमें भी शायद सोचना पड़े कि वर्ल्ड कप हम खेलने जाए ना जाए। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, स्पॉन्सर्स के राइट्स हैं, मीडिया राइट्स हैं, गेट मनी है,
दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को नुकसान होता है, आईसीसी को नुकसान होता है, तो ये चीज़ें भी बीच में आई। लेकिन वही चीज़ है कि आईसीसी हमेशा जो सा खामोश तमाशाई जो सा वो बना रहा, देखता रहा कि जी क्या होगा, कोई पॉइंट वहाँ से कोई अपना मैंने नहीं देखा कोई स्टेटमेंट जारी आईसीसी ने की हो या कोई बात की हो वहाँ से। फिर आपको याद हो कि ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता शोर मचने लग पड़ा है कि जो 2024 और 25 का जो मॉडल है टेस्ट का, जिसके अंदर आपने फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो बेसिकली बोर्ड्स को जो डिलीवर करनी है, उसके अंदर आप देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा चंक जा रहा है, 53% जा रहा है। तो उस पर जो बिग 3 कभी होते थे, आपको पता ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उन्होंने भी यहाँ तक के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दिखाए हैं इस पे कि भाई आखिर हो क्या रहा है इस चीज़ पे। अब स्पोर्ट्स की हमेशा आपको पता है कि डिप्लोमेसी बड़ी एक मायने रखती है किसी भी कंट्री के बेसिकली माहौल को ठीक करने में, बाकी मामलात में, लेकिन जब पॉलिटिक्स बीच में आती है आपको पता है वो चीज़ हर्ट करती है। और हमेशा पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इसमें मुस्बित जवाब दिया कि हमेशा पाकिस्तान ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, चाहे क्रिकेट की बात करें चाहे किसी और स्पोर्ट्स की बात करें। फुटबॉल में भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके जितने भी थे जो भी फुटबॉल फेडरेशन वगैरह, उन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ से अपना इजाज़त दे दी कि आप जाके चैंपियनशिप खेलें। और आपको पता है इस वक्त ज़रूरी बहुत है चैंपियनशिप पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, क्योंकि जो हालात हैं पाकिस्तान फुटबॉल के उसकी बेहतरी के लिए मैं कहता हूँ जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं इस वक्त वो अच्छे हैं। और चैंपियनशिप भी इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश की कि हम लोग जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि लीग पूरी दुनिया के अंदर खेलते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको एक प्रॉपर टीम जो उनकी तश्कील दी जाए जो कि पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे कम्पीट करे। गया 21 तारीख से जुलाई में चैंपियनशिप खेली जानी है बेंगलोर में। और क्योंकि मैं स्टेटमेंट कल देख भी रहा था, पाकिस्तान जो सफारत मॉरिशस में है वो कहता है कि हमने तो सारे जितने डॉक्यूमेंटेशन है हमने सारे पूरे करके इंडिया को दे दिए, इंडियन सफारत खाने को, लेकिन डामाडोल करना, ये करना, सुस्त रवैया। बिल्कुल अवैस, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंडिया हर मामले में ही मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो तो क्रिकेट पर ही लगाते हैं, फुटबॉल पर वैसे भी किसी और स्पोर्ट्स पर उस तरह से नहीं पैसे लगाए जाते। तो अभी तो ये नुकसान जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है 1.5 करोड़ रुपए का टिकटों की मद में, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें, पाकिस्तानी जो टीम है वो आपको लगता है कि अब वीज़ा लगेगा, जा सकेंगे खेलने के लिए? देखिए 21 तारीख से तो मैंने कहा ना कि आपको 21 जुलाई से आगे से जो उसकी स्टार्ट है, तो थोड़ा बहुत टाइम बीच में इस वक्त अवेलेबल आपके पास है। लेकिन वही बाकी चीज़ें क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं, उसके बाद फिर आपने स्केड्यूल भी अपना देखना है कि हमारे लड़के जो उनसे वहाँ पर जाके ट्रेनिंग कैंप को भी ज्वाइन करना है। लेकिन जो आपने बात की जो देखें अनफॉर्चुनेट है, बेशक हम क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो हमें ज़्यादा मार्केटाइज भी किया जाता है, स्पॉन्सर्स भी हमें मिल जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो स्पोर्ट्स, अगर दूसरे स्पोर्ट्स की आप बात करें, जो लड़के इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हर जगह जाके, चाहे जैवलिन थ्रो की बात करें, चाहे कबड्डी में बात करें, कहीं बात करूं, चाहे टेबल टेनिस की क्यों ना बात करूं, बैडमिंटन करूं, लेकिन उन बेचारों को यहाँ तक कि स्पॉन्सर तो दूर की, आप टिकट्स की बात करें, उनको तो स्पॉन्सर बेचारों को जो आपका स्पोर्ट्स वेयर है उसका स्पॉन्सर तक नहीं मिलता, उनको शूज तक नहीं मिलते। मुझे पता है जो बेचारे हमारे सामने बैठ के परेशान होते हैं। 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पर। क्रिकेट बोर्ड के लिए भी 1.5 करोड़ बड़ी चीज है, लेकिन शायद वो कुछ हद तक इस चीज को बर्दाश्त भी कर जाए। लेकिन फुटबॉल फेडरेशन पहले ही पता है जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, उनके पास तो 1.5 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। जो जिस तरीके आगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, पाकिस्तान में स्केड्यूल है, इंडिया अगेन फिर से वही हठधर्मी का मुजाहिरा करेगा, वही रवैया जो हम देखें। तो फिर जावेद मियांदाद की जो स्टेटमेंट सामने आई है, जिस पर काफी लोगों ने तनकीद भी की है, लेकिन उनकी बात किसी हद तक को फिर दुरुस्त हुई ना कि पाकिस्तान को भी भारत जाकर खेलने से इनकार करना चाहिए। देखिए क्योंकि जब आपको पता चेयरमैन यहाँ पर आए थे और आईसीसी के जो चेयरमैन थे और साथ सीईओ जब यहाँ पर आए थे, तो मुझे जो मेरी हिस्स कह रही थी वो ये था कि कोई पैगाम लेके वो आए हैं। वो पैगाम ये है कि वो प्रेशर करने आपको आए हैं बेसिकली, भाईजान जो मर्जी हो जाए आप वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएंगे। देखिए 2 चीजें यहाँ पर, एशिया कप है, एशिया कप एक अलग बॉडी है। अगर मैं अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूँ वो एक अलग बॉडी है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज आपको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान ने तो नहीं मांगी थी ना, आईसीसी ने उनको लौट दी पाकिस्तान को। तो वही बात बार बार करता हूँ कि आईसीसी का काम बनता है कि इसमें वो एक बड़ापन का जो होता है उसका वो दिखाएं कि भाई हमने लौट किए पाकिस्तान को, जब पूरी दुनिया की टीम्स को मसला नहीं है पाकिस्तान में अब खेलने से। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ चुकी, हमने न्यूजीलैंड तक की सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दी, बाकी मामला कर दिए, फिर किस चीज का इशू है इंडिया को? वो एक अना है कि जी हमने वहां जाना नहीं। लेकिन मेरे लिए हमेशा जावेद भाई, क्योंकि आपको पता है लेजेंड है, ऑब्वियसली हमसे बेहतर वो जानते हैं क्रिकेट के मामला को बाकी, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप अभी खेलने जा रहा है भारत में, और क्या वो दिन होगा जब अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कुछ आपको पता है मामला है अहमदाबाद से, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारा जो मैच है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन क्या पूरा पाकिस्तानी, अब तो 23 करोड़ अवाम है हमारी, उनका ख्वाब तो है, मेरा भी ख्वाब है कि पाकिस्तान
दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में इंडिया के सामने मारे, तो उससे बड़ी कोई चीज आपकी नहीं होगी यहाँ पर। बिल्कुल, तो हम भी यही दुआ करते हैं कि ऐसा जरूर हो और हम ये चीज देखें। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत के हवाले से बात करें। अब जब सेहत की बात होती है तो सब्जी और फल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आजकल का जो सीजनल फूड है, लीची आजकल हमें जगह जगह दिखाई दे रही है। गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है और इसके बावजूद मौसम गर्मा के फल हमें इस मौसम में बड़े ही पसंद होते हैं और एक अच्छी वजह भी फराहम करते हैं हमारी सेहत के लिए भी। तो गर्मियों में एक बहुत ही शानदार फल दस्तयाब होते हैं, रंग बिरंगे, खुशबूदार, जिनमें से एक हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है और वो है जनाब बिल्कुल। वैसे तो बहुत से ज्यादा फ्रूट्स हैं, जैसे हम फलों के बादशाह आम का जिक्र करते हैं, गर्मियों में आता है। खरबूजा है, तरबूज है, फालसे हैं, आड़ू हैं, जामुन हैं, लीची हैं। तो वो जो वैरायटी मेरा ख्याल है हमें गर्मियों में मिलती है वो किसी भी मौसम में नहीं मिलती। लेकिन आज जिस फ्रूट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम लीची है। सफ़ेद गुलाबी रंग का गूदेदार ये फल है, जैसे आम तौर पर ताज़ा ही खाया जाता है और इसका जो गूदा है खुशबूदार होता है, जायके में भी बड़ा ज़बरदस्त है। गर्म मरतूब इलाकों में ये काश किया जाता है। तो इसके जो फ़वाइद हैं वो मैक्सिमम हम किस तरह से ले सकते हैं, ये माहिर ग़िज़ाई है सारा फ़रूकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारा वेलकम टू द शो। और लीची के हवाले से शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। लीची के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही शानदार फल है। टेस्ट वाइज भी अगर बात करें तो इसके जो सही बेनिफिट्स हैं कुछ, अब हमने देखा कि टाइमली भी फ्रूट्स आपको खाने हैं तो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो किस टाइम पे बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा मिलता है? अच्छा, आप डे टाइम में किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें कि वो आप जब भी आपको स्नैकिंग का दिल करे तो आप फ्रूट से ही किया करें, और उसमें डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है और लोग बहुत शौक से भी खाते हैं, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको रिलीज़ करता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, निकाल देता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है डेली बेसिस पे आप 5-6 भी अगर ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। वो लोग जो खास तौर पे जिनको ये डर होता है कि हमारा वेट गेन ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप मीठी चीज़ों का या स्वीट फ्रूट्स का भी ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। एज लॉन्ग एज आप क्वान्टिटी कंट्रोल करें आपका वेट गेन नहीं होगा। और ख़ासतौर पर ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। आपको मैक्सिमम भी 5, अगर आप 10 भी अगर लीची डेली बेसिस पे लेते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें सीड का साइज होता है, वो हम देखते हैं कि सीड का साइज बहुत ज्यादा होता है। और जो रिकमेंडेड एक अमाउंट बताई जाती है फलों की कि डेली का जो हमारा 120 to 150 ग्राम के बीच में रहता है, तो उस हिसाब से हमें एक अच्छा पोर्शन लीची का मिल सकता है खाने को। मैक्सिमम भी आपको 70 कैलोरीज, इससे ज्यादा कैलोरीज आपको डेली बेसिस पे नहीं दे सकता। मतलब आप देखेंगे ये बहुत कम कैलोरीज हैं। अगर वाटर कंटेंट भी इसमें, जैसे हम तरबूज की बात करते हैं कि वाटरमेलन में वाटर कंटेंट जो है वो 92% गालिबन होता है, तो लीची जो है ये भी हमें हाइड्रेट करती है। बिल्कुल, ये भी हाइड्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर आप डेली बेसिस पे इसका इंटेक कर रहे हैं तो जैसे आप पानी का इंटेक कर रहे होते हैं उसी तरह से फ्रूट से भी आपको पानी मिल रहा होता है, वेजिटेबल से भी पानी मिल रहा होता है, तो वो साथ साथ इनकॉर्पोरेट जरूर करना चाहिए। ठीक है। और अभी जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा वो अपने बैग्स में भी विटामिन सी की टैबलेट्स रखी हुई हैं, तो विटामिन सी हम फ्रूट से फिर क्यों नहीं ले रहे? क्या ऐसी वजह है कि हम टैबलेट्स पे शिफ्ट हो चुके हैं? क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जिस तरह से हम लोग जल्दी वो चीज़ को हम ले सकें, मतलब विटामिन सी की टैबलेट्स ले ली या मल्टीविटामिन्स। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब तक आपको डिफिशिएंसी ना हो तब तक मल्टीविटामिन्स नहीं इंटेक उनका नहीं करना चाहिए, अलग से आपको खुद ही से नहीं मेडिकेट करना चाहिए। खासतौर पे अगर डॉक्टर ने अगर आपको कहा हुआ है कि भी आपने लेनी है, उस सूरत में आप खुद से वो चीज़ें ना लें, क्योंकि कई दफ़ा होता ये है कि बहुत सारे इस तरह के विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और उनकी बहुत जल्दी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। टॉक्सिसिटी से भी वही चीज़ें, मतलब वही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं जो डेफिशिएंसी से आती हैं। तो आपको रियलाइज़ नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली टॉक्सिसिटी हो रही है या आप सच में डेफिशिएंट हैं। तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जो विटामिन्स और मिनरल्स आप ले सकते हैं वो लें, क्योंकि बॉडी नेचुरली उनमें से जो है एक्सट्रैक्ट करती है और सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज ये होगा कि आप जब तक मल्टीविटामिन्स लेते रहेंगे, आप सालों साल भी मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, तो बॉडी उस पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। तो नेचुरली जो चीज़ आपको मिल सकती है ना, वो आपको सिंथेटिक प्रोडक्ट से नहीं मिल सकती।
तो कोशिश यही करें कि डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। लोग नहीं करते। अगर देखें डेली बेसिस पे, आप अपनी लाइफ में भी देखें आप कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं। हम नहीं करते, इसी वजह से हमें विटामिन सी, विटामिन ई और डिफरेंट विटामिन की हमें डेफिशिएंसीज जल्दी होना शुरू। अच्छा सारा, जिस तरह से हम मुख्तलिफ फलों का जब तस्करा करते हैं तो हम उनके छिलकों की भी बात करते हैं, जैसे कि आम के छिलके के फाइबर के हवाले से मैंने स्टडी की कि वो बहुत अच्छा है उन अफराद के लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी होती है, अगर वो उसका छिलका इस्तेमाल करें तो फायदा है। इसी तरह जो किन्नू का छिलका है उसके भी हमें बताया जाता है कि बहुत सारे फायदे हैं। वाटरमेलन के सीड्स जो है हम खा लेते हैं, उसके भी फायदे हैं। तो क्या जो लीची का छिलका तो नहीं, लेकिन जो उसका सीड है वो भी क्या मेडिसिन में यूज होता है या किसी तरीके से उसका इस्तेमाल या उसका भी कोई फायदा है? हाँ जी, में तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेडिसिनल तौर पे जो है वो उसका यूज होता है, खासतौर पे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक के जो इश्यूज हैं उनको केटर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल भी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको ये बचाता है और फंगल इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। तो इस तरह के बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको बिल्कुल सर्कुलेशन आपकी बेहतर करता है के हवाले से भी कहते हैं कि हाँ जी, जिगर के लिए बड़ा फायदेमंद। जी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी करता है। उसके साथ साथ ये है कि फिर आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, एक्ने के जो इश्यूज हैं वो इससे बहुत जल्दी आपके खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ फ्रूट्स एक साथ खाने का जो रुझान है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी नेमतें भी हमें समझते होंगे हमारे यहाँ जितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो वो बड़ा अच्छा एक फ्रूट प्लेटर लगता है। लेकिन अक्सर जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो उस पर यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जब हम एक फ्रूट बॉल मिक्स करके बना लेते हैं तो वो जो विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के लिए ब्लॉक करती हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखा जाए तो बहुत कम इस तरह के मिनरल्स एंड विटामिन हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल जैसे हम आयरन और कैल्शियम की हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप दूध के साथ उसमें खजूर ऐड करके आप जैसे शेक बनाते हैं कई दफ़ा, तो उसमें ये होगा कि आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम है और आयरन आपको आपके खजूरों में मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको साथ में नहीं लेना। लेकिन फ्रूट्स मोस्टली आप देखेंगे कि उनमें इतनी ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं वो आपस में इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप उनका जो है आराम से उनका सैलेड बोल बना के आप ले सकते हैं। बहुत कम जगहों पर ऐसा होगा कि एब्जॉर्प्शन का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अच्छा सारा, हमारे यहाँ जो फल है मैं हमेशा बात करती हूँ कि बड़े अंडररेटेड हैं। जिस तरह आप लीची की भी बात करें तो लीची एक बहुत ही अंडररेटेड फल है और बहुत ही कम दिनों के लिए भी चूंकि आता है, तो जो फल पूरा साल रहते हैं हम खाना भी वही फल पसंद करते हैं। अब जिस तरह हम अपने खाने का तस्करा करें, बहुत ज्यादा ऑयली फूड हम खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी मुरगन ग़िज़ाएं हमारे यहाँ बनती हैं, तो हम अपनी लंच की मील स्किप करके हेल्दी रहने के लिए क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे हेल्दी फूड बॉल से? अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब अगर नेचुरली सैलेड की फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप स्नैक की फॉर्म में उनको ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मील से रिप्लेस ना करें। ठीक है। मील से इसलिए नहीं रिप्लेस करना क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, कार्ब्स की भी ज़रूरत है। अब आपको फ्रूट्स में प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, कार्ब्स तो मिलेगा लेकिन प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, उसमें फैट्स की क्वांटिटी भी नहीं होती है इतनी। तो आप फ्रूट्स के साथ कभी भी अपने मील को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ख़ास तौर पे जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स में जो हैं आपके, वो आपको जो है सिर्फ खाने से ही मिलेंगे। वो आपके जो चिकन, मटन, बीफ जो आप खाते हैं या एनिमल प्रोटीन है जो आप खाते हैं उसी से आपको मिलेंगे और वो डेली बेसिस पे आपको चाहिए होते हैं। अगर आप उनको रिप्लेस करें विद फ्रूट्स तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बॉडी अंदर से ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है प्रोटीन्स को, जो कि ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बॉडी। और ज़्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि टाइम सेविंग भी है, ज़्यादा फ्रूट नहीं खा सकते, तो उनकी कोशिश होती है कि वो जूसेस ले लें। तो जूसेस भी ठीक रहते हैं, जैसे फालसे हैं वो आप इतनी क्वांटिटी में नहीं खा सकते, तो अगर आप उनका जूस पी लेते हैं जैसे लीची है तो जूस भी बेहतर है। जूस पी सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपने सिर्फ जूसेस पे नहीं रिलाई करना कि हम लोग फ्रूट्स छोड़ के जूसेस की तरफ चले जाएं। बढ़ जाएगा, शुगर कंटेंट बढ़ेगा और साथ साथ फाइबर की जो क्वांटिटी है डिक्रीज हो जाएगी। फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स एज अ होल फल खा रहे हैं तो फिर उसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो लेना जरूरी है। बिल्कुल। जब आप फाइबर लेते हैं उसका फायदा क्या होता है कि जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है ब्लड स्ट्रीम में वो स्लो हो जाती है, एकदम से स्पाइक नहीं करेगा शुगर आपका, ठीक है, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। इसीलिए रिकमेंडेड होता है इवन फॉर डायबिटिक्स कि आप एज अ होल फ्रूट लें, आप जूसेस की फॉर्म में लें। जूसेस में जल्दी सो मच सारा फारूकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और बहुत ज्यादा हमें जानने को मिला लीची के हवाले से भी, फलों के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।